नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर परमार फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो देखिए, हम लोग भारतीय संविधान हम लोग पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास को देख रहे थे। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। और हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक विकास है उसको हम लोगों ने दो चरणों में बांट दिया, जिसका मिड पॉइंट क्या था 1857। एक तो 1857 के पहले जो संवैधानिक विकास हुए कंपनी के शासन के दौरान, और 1857 के बाद जो संवैधानिक विकास हुए वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन हुए। ठीक है ना। तो एक एक संवैधानिक विकास को, एक एक एक्ट को हम लोग देख रहे हैं। पिछले एक्ट में हमने 1773 का देखा है ना। चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं तीन संवैधानिक विकासों को, तीन लैंडमार्क्स को देखेंगे। 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम और 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ये तीन लैंडमार्क्स हैं, इनका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में। तो 1853 का चार्टर अधिनियम, तो देखिए इसमें केवल दो बातों को ही ध्यान रखना है आपको परीक्षा की दृष्टि से। 1853 का जो चार्टर अधिनियम है, इसमें खुली प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करने की बात कही गई। तो भारत में किस एक्ट के माध्यम से, आपसे पूछा जा सकता है, भारत में किस एक्ट के माध्यम से पहली बार खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया? तब आपका उत्तर क्या होगा? 1853 का चार्टर अधिनियम, भारत में पहली बार खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया, आयोजित करने की बात कही गई। ठीक है ना। किस एक्ट के माध्यम से? तो 1853। दूसरी बात इसी से संबंधित है, सिविल सेवाओं में सुधार लाने के लिए मैकाले कमेटी का गठन किया गया। सिविल सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से किसकी रिकमेंडेशन पर कमेटी का गठन किया गया? तो मैकाले कमेटी। ठीक है, मैकाले कमेटी का गठन किया गया सिविल सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से। बात क्लियर हो गई है। चलिए, तो 1853 के चार्टर एक्ट में आपको इन्हीं दो बातों को ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण एक्ट 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, इसके पहले 1853 तक हम लोगों ने ये जो एक्ट देखे, ये जो एक्ट थे, ये थे कंपनी के शासन के दौरान। अब हम लोग बात करते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, उसमें पूरा ओवरव्यू बताया गया है। तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें देखिए क्या हुआ। 1857 का विद्रोह हुआ। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेज़ों को ऐसा लगने लगा कि उन्हें यहाँ पर शासन करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो भारतीयों को समझाया गया, भारतीयों को ये बताया गया कि अभी तक तो यहाँ पर कंपनी शासन करती थी, हम थोड़ी ना शासन करते थे। तो अब तो जो आपका जो शोषण हुआ है, ठीक है, जो आपके जो अधिकार थे, उन अधिकारों का जो हनन हुआ है, ठीक है, आपके जो व्यापार का जो नाश हुआ है, और जो भी 1857 के जो विद्रोह के जो रीज़न थे, ठीक है, वो हम 1857 के विद्रोह में देखेंगे। तो जो कारण थे, तो भारतीयों को समझाया गया कि ये अभी तक यहाँ पर कंपनी शासन कर रही थी, तो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, लेकिन अब कंपनी शासन नहीं करेगी। ठीक है, अब कंपनी केवल व्यापार करेगी और यहाँ की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन कैसे किया जाएगा? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाएगा। ब्रिटिश क्राउन, और ब्रिटिश क्राउन ने ये अपना शासन किसको सौंप दिया है? वहाँ की संसद को, मतलब वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो शासन है, तो शासन का जो हस्तांतरण है वो कंपनी से कहाँ पर शिफ्ट हो गया? कंपनी से शिफ्ट हो गया ताज, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश रूल के अधीन यहाँ पर शासन होने लगा। ठीक है ना। तो देखिए
तो कंपनी से शासन सत्ता छीनकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दी गई। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दी गई। किस एक्ट के माध्यम से? आपका उत्तर होगा 1858 के एक्ट के माध्यम से। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब जो ब्रिटिश क्राउन है, तो ब्रिटिश क्राउन शासन कैसे करेगी? तो ब्रिटिश क्राउन ने एक पद का गठन किया, एक पद, भारत सचिव। भारत सचिव के पद का सृजन किया गया और ब्रिटिश ताज भारत सचिव के माध्यम से भारत की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख करेगा। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से एक पद का सृजन हुआ, भारत सचिव। ये भी पूछते हैं, तो भारत सचिव के पद का सृजन हुआ। और जो भारत सचिव होगा, तो भारत सचिव के हेल्प के लिए एक परिषद, एक काउंसिल गठित की जाएगी, इंडियन काउंसिल। देखिए, इंडियन काउंसिल, भारत परिषद गठित की गई। भारत सरकार की मदद के लिए भारत परिषद गठित की गई, इंडियन काउंसिल। और ये कहाँ थी? लंदन में। भारत परिषद कहाँ थी? लंदन में। और इसका हेड कौन था भारत परिषद का? तो भारत सचिव। मतलब भारत सचिव किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से? भारत परिषद। और ये 15 सदस्यीय थी। भारत परिषद की मदद से भारत सरकार की देखरेख करेगा। मतलब यहाँ पर भारत सरकार, मतलब ब्रिटिश भारत सरकार के ऊपर देखरेख करेगा। कौन करेगा? भारत सचिव। और भारत सचिव किसकी मदद से? तो ब्रिटिश भारत परिषद की मदद से, भारत परिषद की मदद से भारत सरकार की देखरेख करेगा, भारत सरकार की मदद करेगा। और यहाँ पर भारत सरकार कौन थी? ब्रिटिश भारत सरकार। बात क्लियर हो गई? एक बार फिर से समझिए लेमन टर्म में कि देखिए, यहाँ पर भारत सरकार कहने का मतलब है ब्रिटिश भारत सरकार। तो यहाँ ब्रिटिश भारत सरकार पर नियंत्रण कौन रखेगा? भारत परिषद। और भारत परिषद का हेड कौन है? भारत सचिव। ठीक है, तो इस प्रकार भारत में ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ठीक है, और देखिए, और चौथा महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ? भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय। तो इस प्रकार वह व्यक्ति कौन है? कैनिंग। आप लोग ध्यान रखेंगे, कैनिंग। तो यहाँ से देखिए, दो प्रश्न बनते हैं। जब 1857 का रेवोल्यूशन हुआ, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। तो अभी तक तो भारत का गवर्नर जनरल ही था, भारत का गवर्नर जनरल। लेकिन जब ये एक्ट आया तो भारत के गवर्नर जनरल को पद को समाप्त कर दिया गया और क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। तो यहाँ से देखिए, दो सवाल बनते हैं बड़े ही कंफ्यूज करने वाले। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछें, तब आपका उत्तर क्या होगा? कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया ना, तो ये अंतिम हुए, कैनिंग अंतिम हुए। और प्रथम क्या हुए? वायसराय, प्रथम वायसराय हुए। लेकिन ये जो गवर्नर जनरल जो पद था, इतना अधिक प्रचलित था कि व्यवहारिक रूप में वायसराय को गवर्नर जनरल ही कहा जाता था। गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है, तो ये एक ही पद थे। पद समाप्त जरूर हो गया, लेकिन व्यवहारिक में उसको गवर्नर जनरल ही बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको दो प्रश्न आपको ध्यान रखना है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, क्योंकि जिस समय रेवोल्यूशन हुआ उस समय कैनिंग ही था भारत का गवर्नर जनरल, तो ये अंतिम हो गए और पहले वायसराय हो गए। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, और ये जो सुधार हो रहे हैं ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो रहे हैं, ब्रिटिश ताज के अधीन हो रहे हैं। ठीक है ना।
तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम अब हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या हुआ इसमें, पहला जो परिवर्तन हुआ, बॉम्बे और मद्रास को पुनः विधायी और कार्यपालिका शक्ति वापस कर दी गई। पुनः विधायी और कार्यपालिका शक्ति, विधायी लेजिस्लेचर और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव्स शक्तियाँ वापस कर दी गई। देखिए मतलब क्या हुआ, अतः पहली बार डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई, विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। विकेंद्रीकरण, आपको बता दें इसके पहले के वीडियो में आपने देखा है कि भारत में पहली बार सेंट्रलाइजेशन व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, है ना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में केंद्रीयकृत शासन की शुरुआत हुई और विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1861 के भारत शासन अधिनियम से। और हमने ये देखा, देखिए विकेंद्रीकरण होता क्या है, पहले विकेंद्रीकरण को समझते हैं कि होता क्या है। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि सत्ता केवल अब एक जगह केंद्रित नहीं रहेगी, है ना। जो शासन प्रशासनिक व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो केवल एक जगह से निर्णय नहीं लिया जाएगा। ठीक है, शासन प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी और 4 जगह और दी जाएगी, मतलब और जगह भी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी दी जाएगी। मतलब जो प्रांत हैं, जो प्रेसिडेंसियां हैं, इनको भी कुछ अधिकार दिए जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है ना। तो क्या हुआ 1861 में कि बॉम्बे और मद्रास को पुनः विधायी और कार्यपालिका शक्तियां वापस की जाने लगी। आपने देखा था कि 1833 के चार्टर एक्ट में आपने देखा था कि बॉम्बे और मद्रास की विधायी शक्तियों से उनको विमुख कर दिया गया 1833 में। मतलब 1833 में जो सेंट्रलाइजेशन व्यवस्था थी वो अपने चरम पर थी 1833 में। ठीक है, और सेंट्रलाइजेशन व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुए। ठीक है ना। और डिसेंट्रलाइजेशन व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई, 1861 से हुई। और बेसिकली जो भारत का जो संवैधानिक विकास है, जिसको हम लोग 2 चरणों में देखते हैं कि एक तो कंपनी के शासन के दौरान हुआ संवैधानिक विकास और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के दौरान हुआ संवैधानिक विकास। तो मुख्य अंतर इसमें यही है, मुख्य अंतर ये है कि कंपनी के शासन के दौरान क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी को बढ़ावा दिया गया कंपनी के शासन के दौरान, है ना। कंपनी के शासन के दौरान जो संवैधानिक विकास हुए उसमें क्या किया गया, सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी को बढ़ावा दिया गया। और ताज के दौरान जो संवैधानिक सुधार हुए उसमें डिसेंट्रलाइजेशन व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। ये 2 मुख्य अंतर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई 1861 से। ठीक है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1861 से हुई और विकेंद्रीकरण की जो शुरुआत है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से, और उसकी परिणति मतलब उसका चरम 1935 में हम ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ के रूप में देखने को मिलता है। उसका जो चरम है वो कहाँ देखने को मिलता है, ऑल इंडिया फेडरेशन 1935 के भारत शासन अधिनियम में हम इसको देखेंगे। ठीक है, जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, भारत में केंद्रीयकृत शासन की शुरुआत हुई, सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी की शुरुआत हुई और इसका चरम हमें देखने को कहाँ मिलता है, 1833 में। ठीक है, जिसमें बॉम्बे और मद्रास की विधायी और कार्यपालिका शक्तियाँ से उनको विमुख कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन व्यवस्था की शुरुआत 1861 में और इसकी परिणति हमें देखने को मिलती है 1935 में। मतलब इसकी चरम सीमा जो हमें देखने को मिलती है 1935 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने 3 लैंडमार्क्स, 3 संवैधानिक विकास हम लोगों ने देखे, 3 एक्ट हम लोगों ने देखे। इसके
आगे के अब वीडियो में जो भी एक्ट इसके आगे होंगे हम लोग उनको देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके नोट्स बनाते जाइएगा, या फिर आप इसके बाद आप किसी भी बुक से आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जो समझ होती है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। तो अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए नमस्कार।